निकम, तुमको आवाज जा रहा है? हम तेरे साथ। सर 2 मिनट सर, रेंज प्रॉब्लम आ रही है। कर लो कर लो। नहीं? चलो, बेसिक चीजें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने बताया था। थर्मो नाम से सब सारे चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, कैसे हीट ट्रांसफर होता है, हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस मैंने भी बता दिया था। ये सारे चीज एक्सप्लेन किया था। थर्मोडायनेमिक्स में नाम से क्लियर था कि थर्मो एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब किसी चीज का मूवमेंट होगा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर के मूवमेंट के बारे में स्टडी करने वाले। वो कैसे होगा, कौन से प्रोसेस होगा, उससे उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, सिस्टम, सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट, ये सारे चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, जब वाटर बॉडी कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो कुछ ट्रांसफर होता है, वहाँ पे हीट की ट्रांसफर होती है। ठीक है, कब तक होती है? जब तक दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों बॉडी की अगर हीट सेम हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद जीरो लॉ हमने बताया था, यहाँ पे डायग्राम से बताया था कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरो लॉ था। जीरो लॉ इसको इसलिए बोला गया था कि फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में डिस्कवर होता है, इसलिए हमने इसको जीरो लॉ हमने नाम दे दिया था। ठीक है, ये सारे चीज हमने देख लिए थे। उसके बाद हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में हमने बात किया था कि अगर किसी भी सिस्टम को, इससे पहले मैंने एक चीज और एक्सप्लेन किया था, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम वो पार्ट था जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी, जहाँ पे हम लोग वर्क डन कर रहे थे, वो हमारे सिस्टम था। उसके अलावा जितने भी पार्ट थे वो सारे के सारे सराउंडिंग में आ जाते थे। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या होता था कि जो सिस्टम में जो भी एटम एंड मॉलिक्यूल होते थे उनके खुद का जो एनर्जी होता था। अरे भी रवि कैसे कनेक्ट हो रहा है यार? फिर मैंने आईसीआईसी पे तो नहीं भेजा है। आर्य भी 12th में कौन है बे? यार एक मिनट, अभी देखने तो। यार रे कौन है? ये तो मेरा 10th का बच्चा है, 12th में कहाँ से घुस गया बीच में? अरे वीर, तुमको आवाज जा रहा है क्या? हाँ सर, जा रहे हैं। अरे तुम इधर कैसे कनेक्ट हो गए? अभी 12th का बैच चल रहा है, तुमको लिंक मैंने कहाँ से सेंड किया है? अरे वीर, सुन रहे हो? अरे वीर, अपना क्लास 8 चला गया गया ना? अरे चला यार, गया चला पागल गया। लोग कहाँ से घुस जाते हैं बीच में रे? आपने लिंक भेजा होगा। अरे नहीं, मैंने अपने ग्रुप पे सिर्फ भेजा यार, वो कहाँ से घुस गया बीच में? क्या पता चेक सब किया होगा। सब सब लिंक सेम ही रहते, कुछ अलग नहीं रहते। हाँ। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था कि क्या होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल का सिस्टम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सिस्टम के अंदर, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण जो एनर्जी डेवलप होती है वो हमारे इंटरनल एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक हम लोग लेवल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको देख सकते हैं, मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं। वो कैसे, क्यों करते हैं, आज हम लोग सीखने वाले। ठीक है, ये देखो सिस्टम है जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे, इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो हमारा सराउंडिंग हो जाता है। सारे चीज थर्मोडायनामिक सिस्टम प्रोसेस हमें सब देखना है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो हमें जो अभी पढ़ना था आज, उसके बाद मैंने सिस्टम का, देखो ये भी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया था। ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी भी कंटेनर में तुम चाय बना रहे हो तो वहां से दोनों जाते थे, ये वाटर मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हुआ था और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा था, तो ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम की बात करो तो प्रेशर कुकर ले सकते हैं, वहां पे सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड में दो कुछ भी नहीं होता, ना हीट होता है ना ही
मैटर का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें से ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो हमें सीखना है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका था अपना। तो हमने यहाँ तक एक चीज देख ली थी, ठीक, कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो हम दो चीज से कर सकते थे। एक तो तुम उसको हीट दे दो सिस्टम को, है ना। पहले वाला जो था वहाँ पे हम लोग हीट दे रहे थे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिस्टम को हीट दे दिया था। तो हीट देने के बाद भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। दूसरा हमने तरीका क्या यूज किया था कि हम लोग वर्क करा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन था, पिस्टन पे फोर्स लगा, ये पिस्टन गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रहा था और वहां पे पिस्टन के द्वारा किसी तो गैस पे वर्क हो रहा था। हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। जब हमारा सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा था तो कुछ ये जो वर्क डन के कारण गैस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, हीट जनरेट होगा। उस हीट के कारण उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो कभी भी किसी भी सिस्टम का अगर मान लो मुझे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है तो उसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट इज कि तुम हीट ट्रांसफर कर दो और दूसरा उससे वर्क करा दो। या तो सिस्टम पे वर्क करा दो या सिस्टम से वर्क करा दो। ये दो अलग अलग चीजें, सिस्टम पे वर्क करना और सिस्टम के द्वारा वर्क करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ से दो चीज समझ में तो हमें आ गया था कि अगर किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो उसके लिए दो मेथड है, ठीक है। वो कैसे कैसे अब लोग अभी देखेंगे। तो इसके बाद ही हमारा आया था ये जो रिलेशन हमने बताया था, ये हमारा इसी रिलेशन को हमने बोले थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो वो कैसे हुआ था, इक्वेशन हमने मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखे, तो वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबको आवाज जा रहा है ना, क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे क्या होता है कि कैसे सिस्टम से वर्क करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हमने एक पिस्टन लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, ठीक। अभी पिस्टन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो गैस क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे वर्क डन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम यहाँ पे गैस है और जो पिस्टन हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। हमने ऐसे कंसीडर किया है कि इस पूरे अंदर जो यहाँ पे गैस है वो हमारा सराउंडिंग सिस्टम है और ये जो हमारा पिस्टन है वो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस तरह से मूव करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज होगा। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमारा जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, वो हमारा क्या होगा, पिस्टन पे स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने के बाद उसका क्या होगा, मोमेंटम लूज होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होने वाला, वर्क डन होने वाला। ऑब्वियसली पिस्टन मूव करेगा तो वर्क डन होगा। सबको आवाज जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हाँ। वर्क होगा कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्क होगा कौन सा, पॉजिटिव वर्क होगा। बिकॉज फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस केस में हमारा वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पिस्टन हमारा अंदर की तरफ मूव करे, तो उस केस में हमारा गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा और वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स इधर लग रहा होगा और ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे गैस डज निगेटिव वर्क ऑन अ पिस्टन, ठीक है। तो दो चीज हो रहे हैं, वर्क पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है। तो उस वर्क डन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे, तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ पे जो गैस की हम लोग बात करेंगे फोर्स, तो प्रेशर के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। और मान लो यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट dx होगा, फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, pa इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, pa इंटू dx। तो अभी देखो ये एरिया है और ये लेंथ है। अगर एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया को अगर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें वॉल्यूम मिलता है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे भी सिलिंड्रिकल शेप का है तो बेस एरिया इंटू हाइट ही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो वर्क क्या हो जाता था, pa dx होना चाहिए था। तो a dx की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो p इंटू dv, जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग को बताया था वो यहाँ पे है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो स्मॉल वर्क डन है, हमें कंप्लीट अगर वर्क डन फाइंड करना होगा तो ऑब्वियसली बात इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, p vf माइनस vi, ठीक है। तो वर्क डन का ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है।
एक चीज क्लियर हो गया। अभी देखो इस वर्क डन के फॉर्मूला से हमें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ने हैं कि जो सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से सिस्टम वर्क करते हैं वो कैसे क्या होता है, वो हम लोग आगे देखने वाले। तो पहले ये बताओ वर्क डन वाला टर्म क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज बार बार यहाँ पे लिखा होता है, अब कौन इसी था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज either by providing some heat to it, ठीक है, और by doing some वर्क ऑन इट। ठीक है, ये दो चीज हमें एकदम याद में रखना है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं। और थर्मोडायनेमिक्स और दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस था, ये दो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल बनते हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन और धरती पर कुछ नहीं होता है। ये क्या ओम सूर्यवंशी का बार बार गायब हो रहा है? किधर गया भाई साहब? फिर आएगा, आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो अभी हमें कैसे फाइनल इक्वेशन जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी सीधी सी बात है, अब एकदम ध्यान से सुनना, सिंपल सी चीज है। अगर किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट ऐड किया, ठीक है, किसी भी सिस्टम ने हमने क्या कर दिया, हीट ऐड कर दिया, तो वो दो चीज कर सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, तो वर्क करेगा, एक कुछ हीट यूज करके वर्क करेगा, और कुछ हीट यूज करके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लो सिस्टम ने वर्क किया ही नहीं, है कि नहीं, अगर मान लो सिस्टम ने वर्क किया ही नहीं, तो अगर सिस्टम ने वर्क नहीं किया तो तुमने जितना हीट दिया वो उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया ना, बाकी कुछ क्या किया उसने नहीं किया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट को इंटरनल के लिए यूज करे और कुछ का वर्क कर दे। तो देखो फर्स्ट केस जो इसने बोला है कि वहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, जब वर्क नहीं होगा तो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में गया हमारा हीट, ये हमारा क्यू जो हमने हीट ट्रांसफर किया था ये पूरा का पूरा हो गया। इस केस में कोई भी हमारा वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी हमारा इंक्रीज कर लिया, उसके बाद अगर मान लो मैंने हीट नहीं दिया, ठीक, अगर मान लो मैंने हीट दिया ही नहीं सिस्टम को, उसके बाद अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो किस एनर्जी से वर्क करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लो एक सिस्टम था, पहले हमने उसको हीट दे दिया, उस जब तक हीट दे रहे तब तक सिस्टम ने वर्क नहीं किया, ठीक, तो पूरा हीट किधर यूटिलाइज किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हीट रिमूव कर दिया, हीट हमने दिया नहीं, उसके बाद अगर मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है तो कौन से एनर्जी को यूज करेगा, इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होते जाएगी, है ना। ये पूरा चीज वही यहाँ पे लिखा हो, देखो जब सिस्टम लूज एनर्जी टू सराउंडिंग इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, दिस मीन W इज पॉजिटिव, वर्क हमारा वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब वर्क हमारा पॉजिटिव होगा तो उसके इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। ये टर्म सबको आया समझ में? हाँ। किसी को थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि अगर तुमने हीट दिया, वर्क नहीं किया तो इंटरनल बढ़ाया, उसके बाद अगर हीट रिमूव कर दिया उसके बाद अगर वर्क किया तो इंटरनल यूज किया, बेसिक कंसेप्ट है। और जब वहाँ पे इंटरनल यूज किया तो वर्क हमारा वहाँ पे पॉजिटिव हुआ, उसका इंटरनल डिक्रीज हुआ, तो डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम हुआ इनिशियल ज्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, हाँ। अगर दोनों एक साथ होगा कि मान लो कुछ वर्क किया, कुछ हीट हमने यूज किया, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, W को इधर शिफ्ट कर दो, तो नेगेटिव था इस साइड गया तो पॉजिटिव, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है कि जो हमने हीट दिया, कुछ वर्क किया, कुछ इंटरनल एनर्जी को यूज किया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कौन सा का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो सबसे मजेदार चीज क्या होती है कि जब मैं बोल रहा था ना कि अभी सिस्टम की मान लो इंटरनल एनर्जी, बार बार इस वर्ड का रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, तो हम ये तो कैलकुलेट तो कर नहीं सकते ना डायरेक्ट। अगर मान लो तुमको सिस्टम दे दो, बोलो कि इसका इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, तुम कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। लेकिन उस सिस्टम में कितना हीट दिया, उस सिस्टम ने कितना वर्क किया, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम लोग हीट कितना दे रहे वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिस्टम ने वर्क कितना किया वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इन दोनों वैल्यू के बेसिस पे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट लॉ जो बहुत हेल्पफुल होता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते ही इसीलिए हैं, फर्स्ट लॉ आया ही इसीलिए बना था कि हमें इंटरनल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक। और ये जो चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे ना, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन इतना मजे में समझ में आता है ना, इतना इंटरेस्टिंग लगता है
कि पढ़ते बैठ जाओ मत, एकदम मन बोर नहीं होगा कभी भी। ठीक, अभी देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम से दिखाया हुआ है सारे प्रोसेस को कैसे हमारा वर्क होता है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे चेंज इन इंटर कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब जीरो होगा, वो बेसिक चीज यहाँ पे दिया। जैसे हमने मान लो 200 जूल का हीट दे दिया, ठीक है, हमने क्या दिया 200 जूल हीट दिया हमने, 100 जूल, 200 जूल तो का सीधी सी बात है ना कि यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हो रहा तो इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ रहा है क्या सबको कि हमने हीट इसको कितना दिया 200 जूल हीट दिया हमने, वर्क कितने का किया उसने 100 जूल का किया, तो ऑब्वियसली कि इसने 100 का खा गया होगा, है कि नहीं, अपना घर में गवर्नमेंट ने उसको 2 लाख दिया, 1 लाख का काम का, 1 लाख घर में, है ना, अमीर बना थोड़ा सा बेचारा। वही यहाँ पे सिंपल सी कंसेप्ट है। ठीक, कि हमने यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे निगेटिव 200 जूल है और यहाँ पे वर्क किया -100 जूल का। इसका क्या मतलब है कि इसको जितना वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए था उतना नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने उसको उतना पैसा नहीं दिया, उससे कम पैसा दिया है। इसका मतलब इसने अपने घर से पैसा लगाया है। समझ में आ रहा था कि किसी भी काम को करना था तो 2 लाख की जरूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना दिया उसको 1 लाख के दिया। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है जो कि 1 लाख रुपया दिए। ठीक, निगेटिव में इसलिए कम है। ठीक, तो हमें उसके क्या क्या होगा, बेचारा घर से पैसा लगा हो तो ऑब्वियसली इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ठीक, और ये आगे देखो मेरे जैसा आदमी ईमानदार, अभी देखो गवर्नमेंट ने दिया 2 लाख वर्क भी कर दिया 2 लाख का, तो इसके पास कुछ नहीं बचा इंटरनल, है कि नहीं, सिंपल से जिंदगी कट रहा है? तो ये चीज यहाँ सर पे। वो, हाँ बोलो दोस्त। हेलो, हाँ सर, ऊपर वाले में वो -200 क्यों लिया फिर? हाँ वही बता रहा हूँ ना कि देखो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी -100 जूल, और हमने हाँ -200 जूल लिया, मतलब निगेटिव है तो लोअर नंबर है ना, है ना। पर वो -100 जूल किधर गई फिर? किधर -100 जूल, ये वाली क्या? अरे हाँ, अब पहले ये तो कंसेप्ट क्लियर कर लो तुम लोग कि देखो यहाँ पे बिगर नंबर है बट निगेटिव साइन है, मीन्स ओवरऑल वैल्यू लोअर हो चुकी है, और यहाँ पे लोअर वैल्यू है निगेटिव साइन है, तो ये इससे बड़ा है, मीन्स -100 ग्रेटर है -200 से। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको सर वर्क, पर एनर्जी दी -200 तो वर्क डन हुआ -100 हाँ जूल नहीं पर सुनो, वो वही मैं बता रहा हूँ कि इसको वर्क करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी, -100 जूल चाहिए थे, लेकिन सिस्टम ने कितना दिया है -200। इसका मतलब उसने खुद की एनर्जी यूज की होगी ना इतना वर्क करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? है ना, हाँ हाँ इतना वर्क करने के लिए उसने खुद की एनर्जी यूज की होगी, इंटरनल एनर्जी, तो ऑब्वियसली उसका इंटरनल डिक्रीज हो जाएगा ना। अभी समझ में आया क्या सबको? एकदम बेसिक हाँ क्लियर है सबको? हाँ। उसके बाद देखो अभी हमें और क्या सीखना, हाँ अरे बड़ा मजेदार है क्या। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट एंड वेरिएबल देखने, बेसिक सा चीज है, वेरिएबल से नाम के लिए, लेकिन किसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करने के, जैसे मैथ्स में एक्स वाई जेड यूज करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करने का। यहाँ पे देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। इंटेंसिव हमारा क्या होता है, जो कि साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो 2 कंटेनर लेते हैं, एक का वॉल्यूम V है, एक का वॉल्यूम 2V है, मीन्स एक जो है थोड़ा बड़ा वाला कंटेनर है और एक छोटा वाला थोड़ा कंटेनर है। ठीक, तो कंटेनर कितना भी बड़ा छोटा, अगर उसमें प्रेशर टेम्परेचर से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखो प्रेशर भी सेम रहेगा, टेम्परेचर भी वहाँ पे सेम रहेगा, डेंसिटी भी वहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन उसका जो मास है, उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका मास अलग होगा, जो छोटा वाला होगा उसका मास अलग हो जाएगा। तो इस केस में जो प्रेशर, टेम्परेचर, जो डेंसिटी है वो हमारे इंटेंसिव वेरिएबल हो जाएंगे, जो कि साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहे लेकिन जो मास है, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाएंगे, जो कि हमें इस पे साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में क्या, टेम्परेचर इक्वल हो गया तो उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, लेकिन उसके पहले 2-3 और इक्विलिब्रियम उन्होंने बता दिया, तो देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर इस पे मान लो दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है, तो ये स्टेबल है, इसका मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स बैलेंस्ड है, तो जब तक हम लोग बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अगर मान लो इधर फोर्स ज्यादा इधर मूव करेगा तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम पढ़ना है, अगर प्रेशर सेम हुआ, ठीक है, अगर 2 सिस्टम है, दोनों सिस्टम पे प्रेशर सेम हो रहा है, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम होंगे,
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रेशर की बात करें तो सिंपल सी बात है, कहीं पे भी अगर इक्विलिब्रियम की बात आ जाए, समझ में आ रहा है, कहीं पे भी अगर बेसिक कंसेप्ट तुमको समझना है, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो समझ लेना कि वहां पे उसका मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, एकदम रेस्ट में, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल है तो हम लोग बात करेंगे फोर्स की, तो वहाँ पे कुछ दोनों की तरफ का फोर्स इक्वल है, मीन्स बैलेंस फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक। जैसे अगर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पे किसी भी केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो सेम का स्पेलिंग बड़ा मस्त लिखा है, SANE, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा है प्रिंटिंग एरर, डरने की बात नहीं है, सेन वर्ड मत ढूंढने लगना तुम लोग, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज बड़ा मस्त लिखा हुआ, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर ड्यू टू डिफ्यूजन, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो समझना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। थर्मल इक्विलिब्रियम तो तुम लोग समझ ही गए होगे अभी, है कि नहीं, क्लियर है ना। थर्मल केमिकल का कौन है भाई? हाँ ओम भाई बोलिए। केमिकल का केमिकल का दोस्त देखो कुछ नहीं होता, एकदम कुछ नहीं होता है, डरने की बात नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, अगर उसके मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि लीकेज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट में समझो ना दोस्तों, अगर लीकेज नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, समझ में आ रहा है। अगर लीकेज हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, ठीक, समझ में आ रहा है तुमको ओम भाई? हाँ। समझो तुम, लीकेज को तो समझ ही जाओगे। हाँ ठीक है, मजे लो और का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा ना कि वहां पे मींस हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आया जो जिंदगी मस्त, अब यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ कहानी समझ रहे थे जो कि बड़ा मजेदार था, आगे वाला भी अच्छा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी CET JEE में यहाँ से क्वेश्चन एकदम शुरू कर देते हैं, ठीक। तभी देखो हमें देखना है स्टेट वेरिएबल प्रोसेस, अभी इसके बाद सारा चीज शुरू हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ग्राफ पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो आइडियल गैस के बारे में तो सबको पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पुरानी चीजों पे हम लोग एक बार बात करते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि जब तक वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा तब तक कोई वर्क होगा क्या, नहीं होगा। जब तक वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा तब तक कोई वर्क होगा क्या, नहीं होगा। तो वर्क डन होने के लिए वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम अपने अलग अलग मेथड से वर्क करते हैं, तो वो बहुत सारी हमें प्रोसेस पढ़नी है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सारे हमें प्रोसेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो भी पैरामीटर था, जो कुछ भी वेरिएबल है, जो हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस हर एक प्रोसेस में एक एक कांस्टेंट रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क होता है, कैसे सिस्टम वर्क करती है, ये सारी चीज हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक से ग्राफ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब मान लो इस पोजीशन पे अगर मेरा सिस्टम है, पॉइंट A पे है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, और उस पॉइंट पे उसका प्रेशर P1 है। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग सिस्टम हमारा बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ में बहुत सारे अभी देखने को मिलेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तो हम PV ग्राफ की बात करेंगे, ठीक। तो PV ग्राफ से सबसे पहले हमारा वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन हमारा कितना, P इंटू डेल्टा V। एक चीज और समझ लो कि अगर P और V का ग्राफ है, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि अगर कहीं पे रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ जैसा हो रहा है कि नहीं, L इंटू B। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PV ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही वर्क डन होगा, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे देखो P इंटू DV है, मीन्स यहाँ पे L इंटू B बोल सकते हैं। तो ये एरिया दिख रहा है क्या PV ग्राफ का, ठीक। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो एरिया अंडर द कर्व होगा, मीन्स ये जो कर्व दिख रहा है इसके नीचे जितने भी एरिया आ रहे हैं वही हमारा वर्क डन का वैल्यू है। तो इस टाइप में दो तरीके से क्वेश्चन होता है, एक कैसा, ये ग्राफ देख के तुम बता दो कि इसका वर्क डन, इसका जो वॉल्यूम है एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी कैसा है, ये सारे चीज होता है। तो हम लोग ग्राफ देख के भी डायरेक्ट बता सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि बोल दे कि इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है।
देखो फर्स्ट अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये प्रोसेस है हमारा 1 से 2, यही हमारा प्रोसेस है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, दिख रहा है सबको। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वर्क हमारा क्या होता है P इंटू डेल्टा वी ना, P इंटू डेल्टा वी। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा वर्क इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर दूसरा डायग्राम पे फोकस करो तो इस केस में देखो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है मीन्स कंप्रेशन का केस हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो तुम डायग्राम देख के भी बता सकते हो। और इस चैप्टर से मैक्सिमम जो जेई मेन और सीईटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायग्राम वाले ही आने वाले हैं। और मैं एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा जो तुम क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बिना सॉल्व के बता सकते हो कि इसमें किसका वॉल्यूम जाता है। क्योंकि मान लो यहाँ पे एक सिस्टम दिया कर, ऐसा 2-3 कर्व इसके साथ दे दे, कुछ ऐसा भी दे, ऐसा कर्व दे दे, ऐसा कर्व दे दे उसके बाद पूछे कि कौन से कर्व का टेम्परेचर हाई है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसका एक मस्त ट्रिक है जो कि मिलने के बाद बता दूंगा। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन इस केस में भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, है ना। इस केस में भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अब देखो, अब जिंदगी में मजेदार चीज आया, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, अब 4-5 प्रोसेस हमें पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले वर्क डन बोले, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस, अभी हमें नहीं जानना कि एसी कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, बीसी कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, बीटी कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ये अभी हमने नहीं पता, ठीक। बट हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इसका वर्क डन किसका क्या होगा, ठीक है, किसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, किसका वर्क डन निगेटिव होगा। तो हम सिंपल बात करते हैं प्रोसेस एसी की। अगर एसी प्रोसेस की बात करो तो अगर यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब एसी प्रोसेस के दरमियान हमारा क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सीबी प्रोसेस की, सीबी प्रोसेस को तुम ध्यान से देखो तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, टाइम आउट हो रहा है, ओके ओके, 10 मिनट आए, टेंशन नको, ठीक है। सीबी प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। तो वॉल्यूम जैसे ही कांस्टेंट होती है, इधर वर्क डन होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो बीसी जो हमारा सीबी प्रोसेस है उसमें वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। वैसे अगर हम लोग, अरे पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है ना कि मैं खुद ही समझ रहा हूँ, खुद ही पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा है। समझ रहे हो हाँ ना। सर समझ रहा है। ज्यादा हाँ फास्ट हो तो बोलना, धीरे धीरे बोलेंगे। हाँ चलो सब में हाँ करते बोलिएगा, ठीक है। देखो बीडी प्रोसेस की तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे, ओमकार था। अच्छा यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे, वो मैंने ओमकार था। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो इसमें भी हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम एडी प्रोसेस की बात करें तो अगेन हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पे फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो तुम लोग इस तरीके से ग्राफ देख के बता सकते हो कि नहीं कि कौन से प्रोसेस में वर्क जीरो होगा, कौन से प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक। वैसे ही देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी एक्सपेंशन है तो इस ए बी जो प्रोसेस है इसके लिए भी वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अभी देखो हमने जो समझ लिया ना, ये 4 पेज में वही समझाया हुआ है एक एक करके, ऐसे बच्चा समझे साला हम लोग को। देखो ये बताएगा इधर, इसके बाद देखो ये प्रोसेस है ना। तो ये सब प्रोसेस बताया हुआ है सब, जो कि हमने समझ लिया अभी तक। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक सब पॉइंट क्लियर है। इसके बाद सब हाँ हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म की जाएगी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, थर्ड सर। चैप्टर का, सर एक बार पढ़ते हैं और फिर कल पूछते हैं। हाँ यही मैं बता रहा हूँ कि ये एक बार सर, हाँ अरे वो जो ऊपर एक ग्राफ था ना, वो कौन सा दोस्त, अभी और आपने ऊपर जाओ। बताया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, हाँ हाँ, तो ये, उसमें जो आपने कहा था ना, हम्म, नहीं नहीं, और नीचे, ओके, और नीचे, इसमें और नीचे, कितना नीचे जाएगा बे, गिरा हुआ इंसान साला, और नीचे, हाँ और नीचे,
ये वाला वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अच्छा ये वाला क्या? हाँ बोलो दोस्त, इसमें कौन सा? हाँ तो वो उसमें आपने बोला ना कि एसी कौन सा प्रोसेस कर रहा है या फिर वर्क कर रहा है, तो वो हाँ हमने एग्जाम में नहीं पूछते क्या? नहीं, प्रोसेस नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ पूछेंगे कि इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। प्रोसेस तो अभी हमें सीखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा ग्राफ अभी इस पॉइंट तक, अभी यहाँ पे बोलेगा कि ये जो एसी का जो हो रहा है ना प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ वॉल्यूम का चेंज देखना है। अगर यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है मीन्स पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। इस सीबी प्रोसेस को देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है हाँ तो work होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पे एरो ऐसे रहता, अपोजिट रहता तो ये वर्क डन निगेटिव हो जाता, कंप्रेशन हो गया। क्लियर है? हाँ हाँ तो हाँ, ये अच्छे से पीडीएफ हाँ पढ़ो तुम लोग, बुक एक एक पॉइंट को लिखो भी, क्योंकि बिना लिखे नहीं आएगा। क्योंकि मैं कितना भी बोलूंगा तो तुम बातें अभी तक माइंड में रहेगी, लेकिन कुछ देर के बाद निकल जाती है, क्योंकि बहुत माइनर चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक। तो एक एक पॉइंट का तुम लोग नोट्स बनाते बैठो, अभी बड़ा मजा आएगा, ठीक है। हाँ तो कल, हाँ रे ठीक हाँ, है। एक चीज और पूछना था, कल सर का मैसेज आता है कि 6 बजे केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना 6 बजे कल? नहीं सर नहीं, मेरा क्लास है मुझे 6 बजे पॉसिबल के बाद नहीं तो ना सर। सर। अच्छा, जिसको जिसको पॉसिबल ही है ना, सबके पास सर का नंबर है ना, मैसेज कर लो सर को, और उसके हाँ अकॉर्डिंग ठीक है। उसका टाइम अगर चेंज करते हैं तो ठीक है। सर से तुम लोग बात कर लो मैसेज कर, नहीं तो मेरा लेक्चर तो जिंदाबाद होने वाला है, फिजिक्स कल भी करने वाला हम लोग, ठीक है। चलता है सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं। नहीं निकम है कि निकल गया? उसको नहीं समझा होगा बेचारे को, उसको भी फिर से सिखाना है। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलो बाय, टेक केयर। नहीं, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय।